नमस्कार, मैं सवाल भूमि रोहित शर्मा। इससे पहले कि हम बात शुरू करें, स्विट्जरलैंड में चल रहे इस प्रतिरोध का एक वीडियो आप देख लीजिए। ये वीडियो देखें इससे पहले मैं बता दूं आपको, स्विट्जरलैंड में भारत की शहीद माओवादी नेता रेणुका की याद में यह प्रोटेस्ट किया गया है और इसमें जर्मन भाषा में इसके बैनर पर लिखा हुआ है, आइए अपने क्रोध को हमारे संघर्ष की ताकत में बदल डालें। और सबसे महत्वपूर्ण इस मुद्दे में यह है कि भारत की यह खूंखार सरकार, फासिस्ट सरकार, जो आए दिन नए नए तरीके से विरोध को खत्म करने का प्रयास कर रही है, काम कर रही है और उनके नेताओं की हत्याएं कर रही है, उन नेताओं को दुनिया किस निगाह से देखती है, इसको समझने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण ये वीडियो है, जिसमें कि रेणुका की याद में लोग बैनर लगाए हुए हैं और उनके लिए एक प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं उनकी याद में। 25 नवंबर का यह वीडियो है स्विट्जरलैंड का। आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। रेणुका रेणुका जिनका नाम गुम्डावेली रेणुका या गुम्मा डिवेली रेणुका से नाम से दुनिया उनको जानती है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण माओवादी नेता थी। वे भारत की प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी की महत्वपूर्ण सदस्य थी। उनका जीवन माओवादी आंदोलन के संघर्ष, आदिवासी मुद्दों और सरकारी दमन की कहानी को दर्शाता है। रेणुका दक्षिण छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में सक्रिय थी और माओवादी संगठन की मीडिया प्रभारी रूप में जानी जाती थी। वे दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी DKSZC की सदस्य थी, जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जैसे क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियों का केंद्र था। रेणुका का जन्म आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले के कड्डावेंडी गांव में हुआ था। यह क्षेत्र 1940-50 के दशक में तेलंगाना किसान विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र रहा, जो बाद में भारत के माओवादी आंदोलन की प्रेरणा बना। कंडावेंडी गांव में माओवादी विचारधारा की जड़ें गहरी है और कई पीढ़ियां इस आंदोलन से जुड़ी रही है। रेणुका का परिवार भी इसी परंपरा से प्रभावित था। उनके भाई जीवी के प्रसाद उर्फ सुखदेव उर्फ गुरसा उसेंडी भी माओवादी संगठन के सदस्य थे। प्रसाद ने 2014 में तेलंगाना में आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन रेणुका ने अपना संघर्ष जारी रखा। तेलंगाना क्षेत्र के आदिवासी और किसान समुदायों में भूमि अधिकार, शोषण और सरकारी उपेक्षा के मुद्दे प्रमुख थे। यही कारण था कि उन्होंने युवावस्था में ही माओवादी आंदोलन की ओर रुख किया। माओवादी संगठन के अनुसार रेणुका ने 1990 के दशक की शुरुआत में आंदोलन से जुड़ने का फैसला किया, जब तेलंगाना संघर्ष अपने चरम पर था। माओवादी संगठन में उनकी भूमिका को जो याद करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि रेणुका ने 1996 में औपचारिक रूप से सीपीआई माओवादी में प्रवेश किया। वे आंध्र प्रदेश के राज्य समिति सदस्य SZCM कृष्णा अन्ना के साथ काम करती रही। बाद में वे दंडकारण क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई, जहां उन्होंने संगठन की मीडिया और प्रचार इकाई का नेतृत्व संभाला। माओवादी संगठन में महिलाओं की भागीदारी हमेशा महत्वपूर्ण रही है और रेणुका इसकी एक प्रमुख मिसाल थी। वे कई नामों से जानी जाती थी, जिसमें कि भानु, चैते, सरस्वती, दमयंती। उनकी भूमिका मुख्य रूप से प्रचार, जनसंपर्क और संगठनात्मक कार्यों तक सीमित थी, लेकिन वे हथियारबंद संघर्ष में भी सक्रिय रही। माओवादी आंदोलन में ये आदिवासी महिलाओं को संगठित करने और सरकारी दमन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जानी जाती थी। दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी में उनकी सदस्यता ने उन्हें उच्च स्तरीय राजनीतिक निर्णयों में शामिल किया। संगठन के प्रेस नोट्स और प्रचार सामग्री में उनकी कलम का महत्वपूर्ण योगदान था, जो जंगलों में रहते हुए भी बाहर की दुनिया तक माओवादी संदेश पहुंचाती थी।
रेणुका पर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सरकार ने कुल 45 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, जो उनकी महत्वता को दर्शाता है। वे 25-30 वर्षों तक संगठन में रही और कई मुठभेड़ों और छापामारियों का सामना किया। 31 मार्च 25 को छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर क्षेत्र में पुलिस ने उनको बाकायदा घर से उठाया और उनको फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी। लोग बताते हैं, जानकार बताते हैं कि वो उसमें बीमार थी, लेकिन उनको पुलिस ने उठाई और सीधा उनको मार डाला क्रूरतापूर्वक। वैसे पुलिस का कहना था कि यह ऑपरेशन दक्षिणी छत्तीसगढ़ में माओवादी ठिकानों को ध्वस्त करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा था, जिसमें कि एक महिला नक्सली मारी गई, जिसकी शिनाख्त रेणुका के रूप में की गई। लेकिन बाद के घटनाक्रम में स्पष्ट हो गया कि यह एक फर्जी मुठभेड़ था। इसमें तमाम दावे सामाजिक संगठनों ने, अन्य लोगों ने, यहाँ तक खुद माओवादी संगठन ने भी किए। लेकिन सही फर्जी मुठभेड़ों की तरह यह भी फर्जी मुठभेड़ बन करके रह गया। माओवादी संगठन ने 2 अप्रैल 25 को एक प्रेस नोट जारी कर दावा किया कि रेणुका को बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के बेलनार गांव में एक छोटे से घर से गिरफ्तार किया गया था और बाद में पुलिस हिरासत में उनकी हत्या कर दी गई। संगठन इसे फर्जी मुठभेड़ करार देती है और सरकारी दमन का हिस्सा बताती है। उनके सबको दंतेवाड़ा ले जाया गया, जहां परिवार के सदस्यों ने इसे प्राप्त करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने सबको पॉलिथीन बैग में पैक कर प्रदर्शन के लिए रखा था, जिससे विवाद भी हुआ था। रेणुका की मौत ने माओवादी आंदोलन में शोक की लहर पैदा कर दी। संगठन ने उन्हें क्रांतिकारी योद्धा के रूप में होमिज किया और दावा किया कि ऐसी हत्याएं आंदोलन को दबा नहीं सकती। रेणुका की कहानी माओवादी आंदोलन की जटिलताओं को उजागर करती है। एक ओर वे सरकारी नजरिए से आतंकवादी थी, तो दूसरी ओर माओवादियों के लिए वह आदिवासियों के अधिकार के रक्षा का प्रतीक थी। उनके जैसे नेताओं की मौतें दक्षिण छत्तीसगढ़ में जारी संघर्ष को दर्शाती है, जहां सरकार 26 तक माओवाद को समाप्त करने का लक्ष्य रखे हुए है। संगठन जरिए भी मजबूत है और पूरे भारत में काम कर रहा है। कब तक करेगा नहीं पता, लेकिन जनता की समस्याएं अगर बढ़ती जाएगी तो संघर्ष का दायरा भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। जो भी हो, रेणुका ने अपनी मृत्यु के पहले एक पत्र लिखा था। वो पत्र 2 दिसंबर को लिखा गया था, इसलिए तारीख के तौर पर आज महत्वपूर्ण है। आइए उस पत्र में रेणुका क्या लिखती है देखते हैं। रेणुका के द्वारा लिखा गया यह पत्र 2 दिसंबर को याद करते हुए जो था, यह वर्ष 2000 में लिखा गया था। 22 दिसंबर 2000 ईस्वी को यह पत्र लिखा था उन्होंने, और इस पत्र में बहुत ही मार्मिक चित्रण उन्होंने अपने साथी के शहादत की याद करते हुए उन्होंने किया है। चूंकि यह पत्र दूसरे भाषा में था, इसको मैंने AI ट्रांसलेट किया है, तो आप उसको थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करेंगे। पत्र में लिखा है, जब मैं आपको लिख रही थी, एक और 2 दिसंबर बीत गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक और साल बीत गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिसंबर मेरे कैलेंडर में अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा। उस रात चावल खाते हुए मुझे याद आया, उससे मिले हुए 4 महीने हो गए हैं। उसे जल्द ही देखने के ख्याल से मेरा दिल खुशी से भर गया। मैं उसके घर गया और बैठकर समाचार देखने लगी। जब मैं आपको यह पत्र लिख रही हूं, एक और 2 दिसंबर बीत गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक और साल बीत गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिसंबर मेरे कैलेंडर में अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा। उस रात चावल खाते हुए मुझे याद आया, उससे मिले हुए 4 महीने हो गए हैं। उसे जल्द ही देखने के ख्याल से मेरा दिल खुशी से भर गया। मैं उनके घर गई और बैठकर समाचार देखने लगी, पर मैंने कोई धमाका नहीं सुना, आसमान गिरते नहीं देखा, बस एक खबर सुनी। जिस शख्स के बारे में मैं टीवी के सामने बैठकर सोच रही थी, वो खबर मेरे पास बस एक याद बनकर रह गई। वो नाम जो मेरा मन हमेशा गुनगुनाता रहता था, वो नाम मैंने टीवी स्क्रीन पर देखा। फिर कुछ और सुनाई नहीं दिया। मैं चुपचाप घर चली गई। जिंदगी में पहली बार मैंने खुद को अकेला पाया। सिर्फ घर में ही नहीं, मुझे लगा जैसे मैं पूरी दुनिया में अकेली हूँ। मैंने कपड़े बदले और खुद को घर के अंदर बंद कर बाहर निकल गई। पर कहाँ जाऊं, किससे कहूं,
क्या कहूँ। आखिरकार मैं एक के घर गई। मैं बहुत दिनों से उनके घर नहीं जा पाई थी। मुझे देखकर सब हैरान रह गए। वे मुझसे एक के बाद एक सवाल पूछ रहे थे और मैं जवाब देती रही, काफी देर तक, रात के लगभग 11 बजे तक। फिर किसी ने मुझे छुआ और कहा मुझे बुखार है। दवाई लाई और पानी पिलाया। फिर मैं खुद फिर मैं खुद नहीं रह पाई और मुझ में लिखने की ताकत नहीं बची। मैं उस दिन के बारे में अब और बात नहीं कर सकती। मुझे पता है तुम कब से मेरे खत का इंतजार कर रहे हो। मैंने सोची थी लिखूंगी पर लिख नहीं पाई। जब लिखना शुरू किया तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। सोची थी कि थोड़ी देर और रोक लूं फिर लिखूंगी, पर यह जख्म इतनी जल्दी कैसे भर सकता है। जब भी मैं उसके बारे में लिखने की कोशिश करती हूँ मेरा दिल रुक जाता है और उसके बारे में क्या लिखूं, लिखने की हिम्मत कहाँ है। उनसे मिलना एक चमत्कार था, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर उनसे मिलना इतना चमत्कार था तो उनके जीवन में शामिल होना शब्दों से परे है। जब मैंने उनसे शादी की तो मैं थोड़ी डरी हुई थी। इतने महान नेता के बगल में खुद की कल्पना करके भी मैं असहज महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो मेरे जीवन में आए मेरे सारे डर गायब हो गए। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वे मुझसे बड़े हैं। ऐसा लगा जैसे बचपन से मेरे साथ रहा वो लड़का था। मैं इसके बारे में लिखना भी नहीं चाहती। पहली बार उन्हें देखना, पहली बार उनका हाथ थामना अब भी कितना नया सा लगता है। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे बहुत समय पहले ही हुआ हो। आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में इतनी जल्दी कैसे बात कर सकते हैं, उसे बीती बात बनाकर। फिर भी ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जीवन में कई असाधारण लोगों को साधारण ही होना पड़ता है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मैंने बहुत दिनों से ना तो कोई खबर देखी है और ना ही पढ़ी है। मैंने उन तीनों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, नहीं देखा। मैंने उनकी कक्षाओं के कैसे इकट्ठा कर रखे हैं लेकिन उन्हें सुनने का मन नहीं कर रहा। यहाँ तक कि उन्होंने से जो खत लिखे थे मैंने उन्हें 2 दिसंबर के बाद छुआ तक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें पढ़ पाऊंगी, लेकिन मैं टूटी भी नहीं हूँ, मैं रोती भी नहीं। मैं इसी तरह जिद करके आगे बढ़ रही हूँ, बिना जख्मों को देखे, बिना उन्हें छुए। कभी कभी मैं खुद से पूछती हूँ आखिर हुआ क्या था। अब तक तो हमारे बीच 3-4 महीने की दूरी थी। अब वो दूरी और बढ़ गई है और मेरे मरने तक रहेगी। क्या बस इतना ही? मन से तो वो अब भी था, है हमेशा मेरे साथ। वो मेरे अंदर है, तो फिर फर्क कहाँ है? एक तसल्ली है, मेरी वजह से उसका जीवन सचमुच आनंदमय हो गया। शादी के बाद उसका काम और भी केंद्रित हो गया। यह उन्होंने खुद कहा था, उसने अपने पत्र में भी लिखा था। चंद्रन्ना भी कहते थे। शादी के बाद उसके अंदर शांति आ गई, गुस्सा कम हुआ, धैर्य बढ़ा। इन 2 सालों में उसमें बहुत सुधार हुआ है। शाह भी यही कहती थी। जब आप सोचते हैं तो लगता है यही शांति है। हम कितने समय तक साथ रहे यह मायने नहीं रखता, असली बात यही है। उस समय क्रांतिकारी आंदोलन कितना महान और जरूरी लगता था, वरना ऐसे व्यक्ति को खोने का गम मैं कैसे सह पाती। शायद अगर मैं साधारण इस गृहिणी होती तो टूटे दिल से ही मर जाती। उस अक्टूबर में तुम्हें देखकर मुझे और मजबूती मिली। अब मैं ज्यादा स्थिर हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं रहती। मैं सबसे बात करती हूँ, पहले से ज्यादा। मैं पहले से ज्यादा हंसती भी हूँ। बस मेरा पढ़ना कम हो गया है, धीरे धीरे पढ़ाऊंगी। कभी कभी मैं सचमुच अपने माता पिता को गले लगाना चाहती हूँ। कभी कभी मेरा मन करता है कि संतोष के माता पिता को चिट्ठी लिखूं, बिना बताए कि मैं कौन हूँ। चिट्ठी लिखने में क्या हर्ज है? बेटा जिंदा हो या ना हो, बेटे की शादी की खबर किसी भी माता पिता के लिए खुशी की बात होती है। मैंने सुना है कि उन्होंने अपने घर की जमीन पर, घर के पीछे वाले रास्ते के किनारे उसका एक स्मारक बनवाया है। पुलिस आई और सबको मदद न करने को कहा। उन्होंने उनकी माँ को बुलाया, उन्हें रुकने को कहा, लेकिन वो नहीं रुकी। कलोजी ने 1 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। हाँ, मैंने केंद्र बदल दिया, जानते हो, यहाँ मतलब विशाखापट्टनम में।
महिला आंदोलन बहुत कमजोर है, इसलिए मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है। बेशक मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यह काम कर सकती हूँ। मैं अभी तक शहर में आंदोलन की स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाई हूँ। नए केंद्र में मुझे थोड़ा अकेलापन महसूस हो सकता है, क्योंकि मुझे वहाँ तिरुपति में ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। सभी ने मुझे बहुत प्यार किया, उन्होंने इसे संभालने में मुझे मेरी बहुत मदद भी की। अपने खाली समय में मैं कंप्यूटर सामने बैठती हूँ, जो मुझे इतने लंबे समय से नहीं मिला था। मैंने लगभग सब कुछ सीख लिया है, मुझे डीटीपी भी आता है। अपने खाली समय में मैं कंप्यूटर के सामने बैठता हूँ, जो मुझे इतने लंबे समय से नहीं मिला था। मैंने लगभग सब कुछ सीख लिया है। तुम लिख क्यों नहीं रही हो? तुम कभी भी शुरुआत कर सकते हो। कभी मेरा ही मन तुम क्यों लिखने को करता है। मैंने हाल ही में कहानी लिखी है, मेरे पास अभी उसकी कॉपी नहीं है, अगर होती तो भेज देती। संतोष चाहते थे कि मैं लिखूं, तो मैं लिखूंगी। मैं और भी बहुत कुछ लिख सकती थी, लेकिन समय बीत गया। खैर, मैं आपके लिए यह पत्र नहीं लिख पाया, यही राहत की बात है। शायद थोड़ा उलझ गया। जब लिखने बैठाई तो तय नहीं कर पाई कि पहले क्या लिखूं। मैं फिर लिखूंगी। जब नए केंद्र का काम शुरू होगा तो वहां के अपने अनुभव भी साझा करूंगी। क्या मैं तब तक वहां रहूंगी? बताओ, हम कब मिलेंगे? प्रेम, तुम्हारा पत्र, रेणुका। ये पत्र था 2 दिसंबर। जिन्होंने जिस लीडर के साथ शादी की थी, उनकी शहादत, पुलिस ने उनको गोली मार दिया, शहादत उनकी हो गई। और यह पत्र वर्ष 2000 में लिखा गया था। आज 25 चल रहा है। 25 में रेणुका खुद मारी गई पुलिस के फर्जी मुठभेड़ में। पत्र की मार्मिकता आप महसूस कर सकते हैं, और रेणुका का जो बैकग्राउंड था, काम करने का जो लगन थी उनके अंदर में, वो अपने आप में जबरदस्त थी। यह लॉ ग्रेजुएट थी और सीपीआई माओवादी के कई सारी पत्रिकाओं का संपादन भी करती थी। प्रभात जैसी पत्रिका का भी संपादन यही करती थी रेणुका, जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी अनुभूति स्विट्जरलैंड में भी लोग सुन रहे हैं। अब पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारत के आंदोलन को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं। आग समर्पण जैसी घटनाओं के बीच क्रांतिकारियों की यह परंपरा भी लोगों की निगाह में है, लोगों के आत्ममंथन में है, लोगों के विश्लेषण में कहीं न कहीं है। और पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, किस तरह से एक शानदार आंदोलन मर रहा है या फिर मरने के लिए जा रहा है। जो भी हो, बताते रहेंगे आपको हम, कई चीजें हैं। और अपना चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके कमेंट से, आपके सहयोग से हमें उत्साह मिलता है। आप वो जारी रखें। नमस्कार।